हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे का प्रश्न करने वाले हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है तो ये वीडियो ऐसे ही कंटिन्यूअस चलती रहेगी और ये बीपीएससी तैयारी 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में यूजीसी नेट के लिए तो है ही। तो चलिए बिना टाइम लिए चलते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए और अपने फ्रेंड तक भी और ग्रुप में भी जरूर से शेयर करें। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो देखेंगे। सांख्य दर्शन के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? सांख्य दर्शन के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट या फिर अभिनव गुप्त। तो सांख्य दर्शन के आधार पर रस की व्याख्या किसने किया है? तो ये आपको बताना है। तो ये भट्टनायक ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? दंडी है, रुदड़ है, वामन है या फिर कुंतक है? हाँ, 4 ऑप्शन है, आपको आंसर यहाँ पर चुनना है। तो आंसर जो है क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये वामन होंगे। अगला प्रश्न है, कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले विद्वान कौन है? कौन होंगे? आचार्य शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर नगेंद्र? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ही होंगे। डी ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है, राइट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले विद्वान कौन है? तो ये विद्वान आपके होंगे केशव प्रसाद मिश्र। और ये जो प्रश्न मैं करा रही हूँ दोस्तों, यहाँ से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। जो भी प्रश्न आएंगे इसी सीरीज से आपके पूछे जाएंगे। आपके भारतीय काव्य शास्त्र से जो भी प्रश्न अभी तक बने हैं या आगे बनेंगे, यहीं से बने हैं और आगे भी यहीं से ही बनेंगे। तो बिल्कुल इसे अच्छे से देखें, यहाँ से आपके नंबर कंफर्म है कि मिलने वाले हैं। और जिन्होंने छोड़ा है उसे मैं नहीं बता सकती कि उनको कितना लाभ होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए 4-5 नंबर जो है ये कंफर्म आपको देने वाली है। तो बिल्कुल इसे अच्छे से करें और एक एक बार नहीं तो 2 बार देखें, नोट डाउन भी करते जाएँ साथ में अगर याद नहीं आ रहा है तो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो श्री संप्रदाय, सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या फिर ब्रह्म संप्रदाय दिया है। यहाँ पर रामानंद है, रामानुज है, माधवाचार्य है, निम्बार्क है, विष्णु स्वामी है। तो विष्णु स्वामी तो रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। सनक संप्रदाय यहाँ पर दिया गया है। श्री संप्रदाय है तो श्री तो रामानुज का ही होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट मैं बता दूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से प्रश्न को देखना जरूरी है। और इस तरह के प्रश्न आप देखें कि इस बार ही जब मैं एग्जाम में बैठी थी बीपीएससी टीआरई 3rd में, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो पूछा गया है वो तो आपको करना ही है और जो पूछे जाने लायक है प्रश्न वो आपको देखना है, ठीक है। तो दोनों रूप में आपको प्रश्न करना ही है, जरूरी है। तो यहाँ पर जो आपका श्री संप्रदाय है ये कहाँ जाने वाले हैं देख लें। रामानंद है, रामानुज है, माधवाचार्य है, निम्बार्क है और ये सभी महत्वपूर्ण है और साथ में इनके संप्रदाय भी। तो इनको तो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये श्री संप्रदाय रामानुज के साथ जाने वाले हैं। तो ए का 2 होगा, ए का 2 आप देख लें। एक ही ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं तो सीधे आपको आंसर यहाँ पर मिल गया, लेकिन आपको मिलाना भी जरूरी है। सनक संप्रदाय ये जाएगा निम्बार्क के साथ, ठीक है। रुद्र संप्रदाय ये कहाँ जाएगा? तो ये विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय ये आपका माधवाचार्य, ठीक है। तो ऐसे बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न जो है,
क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा गया है? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा गया है? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो ये जो है ये कुंतक से जोड़ा गया है, ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो इसमें विशेषता कौन सी है, क्या नहीं है, ये दोनों रूप आपको देखना है, निगेटिव पॉइंट भी और पॉजिटिव पॉइंट भी, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं देखना है ध्यान से कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है आपसे पूछा गया है, तो क्या नहीं होगा? तो ये जो है विद्रोह की प्रवृत्ति बिल्कुल, कल्पना की प्रधानता बिल्कुल थी, व्यक्तिवाद ये बिल्कुल था, यथार्थवाद जी नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। ये यथार्थवाद आप प्रगतिवाद में आप देख पाएंगे, लेकिन स्वच्छंदतावाद में आप इसकी विशेषता नहीं कर सकते हैं ये कि यथार्थवाद था, ये बिल्कुल नहीं था। विद्रोह की प्रवृत्ति थी, कल्पना की प्रधानता थी, व्यक्तिवाद थी, लेकिन यथार्थवाद बिल्कुल नहीं था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अस्तित्ववाद की विशेषता नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि आप समझेंगे भी, सीधे प्रश्न नहीं है। आप इस प्रश्न को देखेंगे और थ्योरी वाइज भी आप समझ पाएंगे, जो आपने क्लास किया था वहां से प्रश्न आपके किस तरह से पूछे गए हैं। तो आपको थ्योरी करना काफी महत्वपूर्ण है, जो भी नहीं किए हैं अभी तक तो बिल्कुल पहले थ्योरी कर लें, उसके बाद ये सीरीज देखें। तो अस्तित्ववाद की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है ये आपको बताना है, सामाजिकता, एकांतिकता या फिर अजनबीपन या फिर विशृंखलता। तो क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा अभी तक आपने सोचा है? तो चलिए, तो आपने जो बताया बिल्कुल सही है, इसमें सामाजिकता नहीं होगा, बाकी एकांतिकता होगा, अजनबीपन होगा, विशृंखलता होगा, तो ये सभी होगा, लेकिन सामाजिकता इसमें नहीं होगा अस्तित्ववाद में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आप देख सकते हैं कि उसी से रिलेट कर कितने प्रश्न कितने तरह के बनते हैं। स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण आपसे विशेषता पूछी जा रही है। विशेषता तो सभी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा? तो इसमें व्यक्तिवाद जो है ये स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, विशेषता है, और जो भी है प्रवृत्ति कर सकते हैं, विशेषता कर सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण कड़ी। तो स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तिवाद रही है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये भी है, अतिशय कल्पना भी है, प्रकृति चित्रण भी है, भावुकता भी देखी गई है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? व्यक्तिवाद है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पे, अस्तित्ववाद की अवधारणा के संबंध में सटीक बात है कि यह क्या है? अस्तित्ववाद की बात हो रही है, ध्यान रखना है। क्या है अस्तित्ववाद की बात? तो यहाँ पर आपको अ, थोड़ा गौर फरमाना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अस्तित्ववाद की। क्या पूछा जा रहा है कि अवधारणा के संबंध में सटीक बात क्या है? तो वो है मानवीय स्वतंत्र का प्रबल समर्थक, ये होगा, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तर्क को त्याज्य मानना बिल्कुल नहीं, मानव जीवन को ईश्वर से संयुक्त करता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ अस्तित्व की बात हो रही है, तो ये सब तो नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, यूनानी शब्द मिमिशिश क्या है? मिमिशिश का हिंदी अनुवाद है, क्या होगा? तो ये अनुकरण होगा, ठीक है। अब बताएंगे कि अनुकरण का सिद्धांत देने वाले आचार्य कौन हैं। ये पाश्चात्य समीक्षक से जुड़ा प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया है, और भारतीय सिद्धांत में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, लेकिन ज्यादातर ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है कि मिमेसिस का हिंदी अनुवाद अनुकरण है, लेकिन अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो ये थोड़ा आप कमेंट में बताएंगे। और विरेचन, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आपको दिख रहे हैं, दो शब्द दिख रहे हैं, इनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या होगा, किसने दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है?
37वें नंबर का आपको प्रश्न बताना है, तो ये होगा अस्तित्ववाद। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? ये तो काफी आसान प्रश्न है, तो आप बता देंगे कि ये विठलनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा गया है, ये सूरदास जी को कहा गया है। किसने कहा है, ये आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर किसे कहा गया है? सूरदास जी को, लेकिन किसने कहा है, ये आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? अष्टछाप की स्थापना किसने की है? चैतन्य ने, वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने या फिर स्वामी हरिदास ने? तो ये करने वाले थे विठलनाथ जी, जो कि वल्लभादास के पुत्र थे। ध्यान रखना है इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भक्त अष्टछाप का कवि नहीं है? और ये जितने भी फैक्ट हैं महत्वपूर्ण, सभी मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, पीडीएफ प्रोवाइड आपको कराया है। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाए वहां से, क्योंकि इम्पोर्टेंट जितने भी पीडीएफ होते हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करवाती हूँ वहां पर, तो आप जरूर से जुड़े इससे। तो चलिए, यहाँ पर अष्टछाप के कवि नहीं है आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए आपको अष्टछाप के सभी कवियों को ध्यानपूर्वक ध्यान में रखना है, याद रखना है, तभी आपसे ये प्रश्न बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। सूरदास है, कृष्णदास है, परमानंद दास है या फिर गिरधर स्वामी है? तो बिल्कुल गिरधर स्वामी नहीं है, ये तीनों है, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सभी सम्मिलित हैं अष्टछाप में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होगा, तो यही सही है क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति में तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राम भक्ति में तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएंगे जीवाराम। आपसे ये पूछा जा सकता है कि तत्सुखी संप्रदाय किससे संबंधित है? राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, किससे संबंधित है? ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सिर्फ आपको आंसर और प्रश्न नहीं करना है यहाँ पे, इसके अंदर वाले फैक्ट पे भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, वहां से और किस तरह से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि राम भक्ति में तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जीवाराम, लेकिन तत्सुखी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा राम भक्ति से। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर किस संप्रदाय को द्वैताद्वैत कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस संप्रदाय को द्वैताद्वैत कहा जाता है? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। तो ये सनक संप्रदाय होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में वैष्णव वैष्णव के संस्थापक आचार्य हैं। उत्तर भारत की बात हो रही है। उत्तर भारत में वैष्णव के संस्थापक आचार्य हैं, कौन है? तो आपको बताना है रामानुज हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय किस प्रांत में प्रचलित है? वारकरी संप्रदाय किस प्रांत में प्रचलित है? गुजरात, उड़ीसा, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो ये जो है ये महाराष्ट्र में प्रचलित था वारकरी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, सहजिया क्या है? सहजिया संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? ये सभी प्रश्न पूछा गया, ऐसा नहीं समझना कि ये एमसीक्यू है, ऐसा नहीं है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखें कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल इससे सचेत रहें ऐसे प्रश्नों से। तो सहजिया संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? बंगाल। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं, कौन है वारकरी संप्रदाय के संस्थापक? तो ये होंगे ज्ञानेश्वर। तो इस तरह से प्रश्नों को आप डील करना सीख जाएंगे तो आपको आसानी होगा आपके एग्जाम के लिए। जिस तरह से प्रश्नों को आप देखेंगे, समझेंगे, तो आगे जितना भी प्रश्न आप करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा इससे। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। उड़ीसा में प्रचलित संप्रदाय है। उड़ीसा में प्रचलित संप्रदाय आपसे पूछा जा रहा है, तो
कौन सा है? उदासी है, पंचसखा है, वारकरी है, फिर एक नामी है। कौन सा है? तो ये पंचसखा होगा, ठीक है। क्या होगा? पंचसखा उड़ीसा में प्रचलित संप्रदाय है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, राम भक्ति में सौ सौ सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं। राम भक्ति में सौ सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं, कौन है? तो ये आपके होंगे रामचरण दास। राम भक्ति में सौ सुखी, अब देख लें यहाँ भी उसी तरह से आप प्रश्नों को डील करना सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रश्न डील करना आता है तो फिर आप कहीं ना कहीं से दिमाग लगा ही लेंगे सही आंसर पे जाके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भागवत मत का प्रधान ग्रंथ है। भागवत मत का प्रधान ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है, तो ये सभी को पता है कि गीता होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और चलिए इन 25 प्रश्नों के साथ आज की सीरीज को यहीं मैं समाप्त करना चाहूंगी। अगली सीरीज के साथ बिल्कुल बने रहें और चैनल पर लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। साथ साथ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो भी मैं आंसर करती हूँ प्रश्न करती हूँ उसका आंसर भी दिया करें। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका भी रिवीजन होगा साथ में। तो बिल्कुल इसे शेयर भी करें साथ साथ। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए सीरीज के साथ। इसकी अगली श्रृंखला को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच।